हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर हम यूनिट वाइज देखेंगे, यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। पहला यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला यूनिट हमारा आ जाता है विलियन का। तो विलियन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो विलियन में पहला आता है द्रव में गैस की विलेयता पर ताप और दाब का प्रभाव, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी का नियम। तो आपको हेनरी का नियम देखने को मिल सकता है। हेनरी का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग आपसे पूछे जा सकते हैं। अनुप्रयोग में आपसे ये पूछा जा सकता है कि गैसों को हाई प्रेशर, जब भी आप गैसों को भरते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, सोडा वाटर में, तो हाई प्रेशर के साथ में क्यों सील किया जाता है। या इसके अलावा जो पर्वतारोही होते हैं, इन पहाड़ों पर चढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है उनके रक्त में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर समुद्र में गहराई पर जाने वाले जो लोग होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो अपने सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाकर लेके जाते हैं, क्यों। तो ये सभी आपको अनुप्रयोग में पढ़ने को मिलेंगे, ये तीनों क्वेश्चन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद दूसरा यहाँ पे टॉपिक आता है राउट का नियम। तो राउट का नियम ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। राउट का नियम क्या है और राउट के नियम के आधार पे ही आदर्श और अनादर्श विलयन के प्रकार आ जाते हैं कि आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन जो कि राउट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श वे ऐसे विलयन होते हैं जो कि राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो आपको इनकी कंडीशंस पता होनी चाहिए, कब ये पालन करेंगे, कब पालन नहीं करते हैं, क्या क्या इनकी शर्तें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एग्जाम्पल भी आप जरूर याद रखेंगे कि राउट के नियम से धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करेंगे और ऋणात्मक विचलन कौन सा प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको बन सकता है। आपको कोई भी दो द्रव दिया रखकर पूछा जा सकता है ये किस प्रकार का विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अणुसंख्यीय गुण में हमने लिया है, अणुसंख्यीय गुण में वाष्प दाब का उन्नयन हमने लिया है, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। इनसे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद विपरीत परासरण का अनुप्रयोग, विपरीत परासरण द्वारा जल का शोधन कैसे किया जाता है, विपरीत परासरण की क्रिया को आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं और इसके प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं और किसके द्वारा बनाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये अधिकतर देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर कोई सांद्रता दे दी जाती है और आपको कुछ इस प्रकार से कुछ लवण दे दिए जाएंगे, कुछ सॉल्ट आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा किसका क्वथनांक सबसे अधिक है या किसका हिमांक सबसे कम है, किसका परासरण दाब सबसे कम है। आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सांद्रताएं सभी की बराबर दी हुई होगी, तो जिसमें आयन ज्यादा बनेंगे उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा ये 1MNA2SO4 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 आयन बनेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपको आंकिक जो है वो इस चैप्टर के जरूर तैयार करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अणुभार से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। आप अणुभार ज्ञात करने के वाले क्वेश्चन जो है उनको भी जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 आ जाती है हमारी वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ये क्वेश्चन आपको अधिकतर देखने को मिलता है कि अणु चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का या फिर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। इससे रिलेटेड मुचालकता और मोलर चालकता से रिलेटेड आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके मात्रक भी आप जरूर याद करेंगे, लास्ट ईयर में ये मात्रक जो है वो कई बार आ चुके हैं। लास्ट ईयर के पेपर्स में अगर हम देखें तो चालकता और मोलर चालकता के मात्रक पूछे गए हैं। इसके बाद कोलराउस का नियम आता है और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है और इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। हो सकता है आपको इस बार 1 या 2 नंबर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मिल जाए। इसके बाद निर्णय समीकरण और इससे संबंधित प्रश्न। निर्णय समीकरण क्या है, समीकरण याद रखेंगे और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी आप ध्यान रखेंगे। डेल्टा जी का मान कैसे निकाला जाता है ये भी ध्यान रखेंगे। ईंधन सेल क्या है और चालकता सेल क्या है और सेल स्थिरांक और संचरण को भी आप जरूर पढ़ लेंगे। ईंधन सेल आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है, इसके क्या विशेषताएं, क्या फायदे हैं, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। सेल स्थिरांक का मात्रक जरूर याद रखेंगे, मीटर इनवर्स होता है। इसके बाद तीसरा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रियाएं आपको पढ़ देनी है, ये भी लास्ट ईयर आ चुकी है। वैसे तीसरा संचायक सेल में चार्जिंग के टाइम पे और
जब डिस्चार्ज होता है तब कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं एनोड और कैथोड पर, ये आपको पढ़ देनी है जरूर। इसके अलावा वैद्युत अपघटन के नियम, तो हमने वैद्युत अपघटन के 2 नियम यहाँ पर पढ़े हैं, उन दोनों नियमों को आप याद कर लेंगे और साथ साथ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो भी आप जरूर देखेंगे, जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए किसी समय पर और उसमें कितनी मात्रा जो है वो एनोड या कैथोड पर निक्षेपित होगी। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद चल रहे हैं क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट 3 हमारी हो जाती है रासायनिक बल गतिकी। तो रासायनिक बल गतिकी में अगर हम यहाँ पे देखें तो रासायनिक बल गतिकी में जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो वेग स्थिरांक है। ये अच्छा टॉपिक है वेग स्थिरांक, और विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए इसके मात्रक अधिकतर पूछे जाते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, द्वितीय कोटि के लिए क्या है, इस तरीके से आपको वेग स्थिरांक के मात्रक पूछे जा सकते हैं। आणविकता और कोटि में अंतर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको अधिकतर देखने को मिलता है। इसके अलावा अर्धायु क्या है, इसका व्यंजक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी उसका संबंध आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अभिक्रियाई कोटि के संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मीन न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए कहा जाए, आपको वेग समीकरण दिया जा सकता है, उसमें आपको पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। मीन इस तरीके से आपको समीकरण दे दिया है, आर इक्वल टू के और कॉन्सेंट्रेशन ए दे दिया जाए, इसकी पावर 2 दे दी जाए, 0 दे दी जाए ना, इस तरीके से कुछ दिया जा सकता है और पूछा जाता है कि यहाँ पर कोटि कितनी होगी। या फिर आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक अभिक्रिया इतना परसेंट कंप्लीट होने में इतना टाइम लेती है, तो 60% होने में कितना टाइम कितना समय लेगी ना, 90% होने में लगा समय 99% होने में लगे समय का आधा होता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर हमने अगला टॉपिक लिया है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या है और सक्रियण ऊर्जा की जो समीकरण है आर्हीनियस समीकरण, आपको वो भी पता होनी चाहिए। आर्हीनियस समीकरण और इसके बाद में जो ग्राफ इससे रिलेटेड बनाए होंगे आपने पढ़े होंगे, इससे रिलेटेड ग्राफ भी है, उन ग्राफ में स्लोप की क्या क्या वैल्यू होगी जो आप उसको भी जरूर पढ़ लेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी जो है वो पिछले सालों में काफी आए हैं। इसके बाद अगला यूनिट हमारा जाता है डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको याद होने चाहिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के जितने भी तत्व हैं, आपको मीन स्कैंडियम से Zn30 तक आपको जितने भी तत्वन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होने चाहिए। इसके बाद चुंबकीय गुण आपको पता होना चाहिए, अनुचुंबकीय गुण का क्या कारण होता है, प्रतिचुंबकीय गुण का क्या कारण होता है। आपको कोई सा भी आयन दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है इसमें अनुचुंबकीय होगा या फिर प्रतिचुंबकीय होगा। तो जब भी किसी चीज में अनुचुंबकीय गुण होता है तो अनुचुंबकीय गुण होने के लिए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अगर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें दिखाई देते हैं तो अनुचुंबकीय गुण होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वह प्रतिचुंबकीय होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये गुण निर्धारित होते हैं, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इसके बाद रंगीन गुण होने का कारण, ये भी रंगीन गुण जो होते हैं वो आयन प्रदर्शित क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डीडी संकरण करते हैं, और डीडी संक्रमण के कारण ही वहां पर जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाते हैं। अब कौन सा आयन रंगीन होगा कौन सा नहीं होगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वे सभी रंगीन होंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वे रंगहीन होंगे। जैसे Zn क्या होता है, रंगहीन होता है। इसके अलावा परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें डी जो संक्रमण तत्व है, जो डी ब्लॉक के तत्व है, उनमें NS और N-1 जो डी कक्षक है, इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, लगभग समान होती है। इनकी ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं और ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ये जिंक का गलनांक कम होता है, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर जिंक मुलायम होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जिंक को संक्रमण धातु नहीं कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सभी में अगर हम देखा जाए तो सभी में इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण धात्विक बंध क्या होता है वो दुर्बल हो जाता है। और संक्रमण धातु उन्हें कहते हैं आप जिनमें डी ऑर्बिटल जो है पूर्ण रूप से ना भरे हुआ, जबकि जिंक में क्या होता है पूर्ण रूप से भरा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है क्यों। तो आप ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन जरूर पढ़ लेंगे, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो धनात्मक क्यों होता है, इसका क्या कारण है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधियां यहाँ पर पूछी गई है, और साथ साथ इनका ऑक्सीकरण गुणों को भी आपको पढ़ लेना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये अपने अयस्क से कैसे बनाए जाते हैं, इनके अयस्कों के नाम आपको पता होने चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट का अयस्क जो है वो मैग्नेट अयस्क होता है,
आयरन क्रोमेट का जो होता है वो क्रोमाइट अयस्क होता है। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अयस्क से इसको बनाया जाता है, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। आपको रासायनिक समीकरण याद रखनी होगी, रासायनिक समीकरण से भी क्वेश्चन बन जाता है। रासायनिक समीकरण पूरी करने के लिए दे दी जाती है आपको। इसके अलावा आपको इनके ऑक्सीकरण गुण जरूर याद रखेंगे कि ये Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीकृत कर देता है, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेंथेनाइट संकुचन क्या है और लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो लेंथेनाइट संकुचन आपको पता होना चाहिए। लेंथेनाइट में जब आप लेंथेनम से लुटेशियम की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार में धीरे धीरे कमी होती जाती है, उसको ही आप लेंथेनाइट संकुचन कह देते हैं। इसके क्या प्रभाव है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं। जैसे जिरकोनियम और हैफनियम दोनों का आकार एक जैसा हो जाता है इसमें। इसके अलावा लेंथेनाइट का पृथक्करण क्या होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनके आकार और इनके गुण जो होते हैं वो एक जैसे हो जाते हैं। इसके अलावा मिश्र धातु क्या है, तो मिश्र धातु क्या होता है, ये लेंथेनॉइड का एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या संगठन होता है, इसका क्या क्या चीजें मिली होती है, ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद देखते हैं यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में यहाँ पर हमने लिया है, यूनिट 5 हमारी उपसेय संयोजी यौगिक। उपसेय संयोजी यौगिक में स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक उपसेय संयोजी यौगिक आ जाते हैं। होमोलेप्टिक ऐसे होंगे उपसेय संयोजी यौगिक यहाँ पर समान लिगेंड उपस्थित होते हैं, जबकि हेट्रोलेप्टिक में क्या होंगे, एक से अधिक लिगेंड, वहां पर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित होंगे। वर्नर का सिद्धांत आप पढ़ लेंगे। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता के बारे में बताया गया है। प्राथमिक इन धातुओं की दो प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वाली होती है वो आयनिक होती है, जबकि द्वितीयक वाली होती है वो आयनिक नहीं होगी। प्राथमिक वाली ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है धातु की, जबकि द्वितीयक वाली उपसेय संयोजन संख्या के बराबर होती है। इसके अलावा संयोजकता बंध सिद्धांत आप जरूर पढ़ेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत को वीबीटी कहा जाता है। संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां क्या क्या हैं आप ये भी देख लेंगे। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की रासायनिक श्रेणी क्या होती है आप ये पढ़ेंगे। प्रबल दुर्बल लिगेंड कौन कौन से आपको ये पता होना चाहिए कि प्रबल दुर्बल लिगेंड की परिभाषा भले से ना आए, लेकिन प्रबल दुर्बल लिगेंड के आधार पर आप यौगिकों की संरचना निर्धारित करते हैं। इसके बाद आता है उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसपे दो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं, लेकिन वो केवल एक स्थान से क्या होता है इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। जैसे Cn है, Nc है, NO2 है तो ONO के रूप में भी जुड़ सकता है, NCS है वो SCN के फॉर्म में भी जुड़ सकता है। इसके अलावा उपसे संयोजी यौगिकों की संरचना आपको पता होनी चाहिए। रंगीन गुण कैसे होगा, चुंबकीय गुण कितना प्रदर्शित करेगा, कौन चुंबकीय होगा कौन अनप्रति चुंबकीय होगा, समन्वय संख्या क्या है धातु की, चुंबकीय आघूर्ण की गणना कैसे करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। उपसे संयोजी यौगिक कोई सा भी आपको दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि इसकी संरचना क्या होगी, अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय है या फिर वर्ग समतली है, रंगीन है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि एक की जैसे K4 FeCN6 है तो ये रंगहीन है, जबकि K3 FeCN6 जो होता है वो रंगीन होता है। या अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक को अगर देखते हैं तो अगला टॉपिक हमने लिया है समावयवता। तो समावयवता भी यहाँ पर संरचनात्मक समावयवता में बात करें तो आयनन समावयवता आ जाती है, जल योजन समावयवता आ जाती है और लिंकेज यहाँ पर योजन समावयवता भी आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई यौगिक आपको दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा प्रकाशिक समावयवता आप पढ़ लेंगे। COEN3 की संरचना देख लेंगे, क्या क्या उसकी प्रकाशिक समावयवता होगी, कैसे कैसे वो स्ट्रक्चर बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि किस प्रकार से ये संरचना को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा आपको जो ज्यामितीय समावयवता है, ज्यामितीय समावयवता भी आप जरूर पढ़ लेंगे। ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार के यौगिक जो है वो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक को अगर हम देखें तो अगला टॉपिक हमारा आ जाता है यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा, और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को आप पढ़ लेंगे। साथ साथ क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या होती है ये आप पढ़ेंगे, और इसमें किस तरीके से किस प्रकार से क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन होता है अष्टफलकीय यौगिकों में और चतुष्फलकीय यौगिकों में, ये आप जरूर देख लेंगे। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से कोई मिल सकता है, जैसे D5 यहाँ पर हमने लिया है, D5 का T2G और EG इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो स्थिति इसकी बन सकती है जब डेल्टा नोट का मान मीन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा जो है वो युग्मन ऊर्जा से अधिक हो, या फिर दूसरी कंडीशन बन सकती है जहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा जो है वो युग्मन ऊर्जा से अधिक हो। तो यहाँ पर ये साइन हमारा थोड़ा सा इस प्रकार से होगा, युग्मन ऊर्जा अधिक होगी एक कंडीशन, और एक कंडीशन में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अधिक। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मिल सकता है।
इसके बाद चलते हैं अगले यूनिट की ओर। अगला यूनिट हमारे पास आता है हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन्स। तो हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज है जो नेमिंग रिएक्शन है, आप उनको देखेंगे। सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन में आती है सबसे पहले फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसके अलावा सेंट मायर अभिक्रिया जो होती है, ये आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, इनको आप जरूर देख लेंगे। आप इनके बनाने की विधियां देखेंगे, किन किन विधियों से इनको बनाया जाता है, जैसे SN1 है, SN2 है, ये क्रिया विधि है अभिक्रियाओं की, ये भी आप देखेंगे। बनाने की विधियों में आप एल्कोहल, एल्कीन और हेलोफॉर्म से इन्हें कैसे बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है कायरल और अकायरल। तो कायरल अकायरल यौगिक आपको दिए जा सकते हैं, आपको कोई दो यौगिक दे दिए जाए, पूछा जाए इनमें से कौन सा कायरल है कौन सा अकायरल है। इसके अलावा विन्यास का धरण और विन्यास का प्रतिलोमन आपको देखने को मिल सकता है, परिभाषा आ सकती है। मार्कोनिकाफ और प्रति मार्कोनिकाफ का नियम क्या है, इनको आप जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्या होता है, आपको रासायनिक समीकरण दी जाती है, कंप्लीट करने के लिए आपको रासायनिक समीकरण दी जाएगी और उसमें पूछ कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। तो अधिकतर क्या आती है, अधिकतर वो इन्हीं मार्कोनिकाफ के नियम पर या प्रति मार्कोनिकाफ के नियम पर ये होती है, ठीक है। या फिर कुछ अभिक्रियाएं जो होती है वो विहाइड्रो हैलोजनीकरण के आधारित भी आ जाती है। इन विहाइड्रो हैलोजनीकरण में सेटजेफ का नियम लगता है, आप इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी समीकरणें हैं उनको जरूर पढ़ लेंगे आप लोग। अधिकतर आपको कन्वर्जन भी इसी चैप्टर में देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आ जाता है हमारे पास एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हमारा होने वाला है, एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है क्यों? सिंपल सा आंसर है, हाइड्रोजन बंध के कारण। इसके बाद बनाने की विधि हम देखते हैं। बनाने की विधि अल्कोहल की एल्कीन से कैसे बनाते हैं, कार्बन यौगिक कैसे कैसे बनाते हैं, बनाने की विधियां आप इनकी पढ़ लेंगे। फिनोल की बनाने की विधि आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, क्यूमेन से इसको कैसे बनाते हैं, ये क्यूमेन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यूमेन से कैसे बनाया जाता है ये कई बार आ भी चुका है। इसके अलावा आप महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं अगर यहाँ पे देखें तो महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में हम एक लुकास टेस्ट रख सकते हैं। लुकास टेस्ट आता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए, तो इसको जरूर आप पढ़ लेंगे। कोलबे अभिक्रिया क्या है, रीमर टीमन क्या है, आप इनकी टिप्पणी जरूर पढ़ के जाएंगे, टिप्पणी में लिखने के लिए याद रखते हैं। कोलबे अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, रीमर टिप्पण टीमर पर लिखिए, इस तरीके से आ सकता है। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। तो ये क्वेश्चन भी अधिकतर देखने को मिलता है, फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्यों? क्योंकि इसमें अनुनाद के कारण जो ऋणात्मक आवेश ऑक्सीजन को होता है वो क्या होता है, बेंजीन रिंग के अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये आप पढ़ लेंगे इसके आंसर को। इसके अलावा क्रिसोल, नाइट्रोफिनोल और फिनोल के अम्लीयता का क्रम आप देख लेंगे कि इसके किस प्रकार से कौन अम्लीय होता है, कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन सा कम अम्लीय है। अम्लीयता का क्रम वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं अगली यूनिट की ओर। अगला यूनिट है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारी यहाँ पर रासायनिक गुण होने वाले हैं। इसमें अगर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने यहाँ पर ली है वैसे, जिसमें पहली रिएक्शन हमारे हमने ली है यहाँ पर महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में हमने लिया है एल्डोल संघनन, हमने लिया है केनीजारो है, क्लेजन है, या फिर वेल होलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया है। ये हेल वोल्हार्ड जो जेलिंस्की अभिक्रिया ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एल्डोल काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आपको एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलती है। केनीजारो बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा रोजेनमुंड भी अभिक्रिया होती है जो कि इसी चैप्टर में देखने को मिलेगी आपको। स्टीफन है वो भी इसी चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनको भी आप जरूर देख लेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि, ऑक्सीकरण, डिहाइड्रेशन, डीकार्बोक्सिलेशन से कैसे बनाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे बनाते हैं, नाइट्राइल से, एमाइड से, ग्रिग्नार्ड से, ये आप देख लेंगे। रासायनिक गुण में अगर हम देखते हैं तो रासायनिक गुण में यहाँ पर आप न्यूक्लियोफिलिक यौगिक अभिक्रियाएं देखेंगे, जिसमें ऑक्सीजन बन जाता है, हाइड्रोक्सिलेमीन से अभिक्रिया कराई जाती है। हाइड्रोजन बनाने के लिए हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे। एल्कोहल से अभिक्रिया में हेमिड एसिटल और एसिटल बन जाता है। इसके अलावा 2,4 डीएनपी यौगिक 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन कैसे बनता है, ये अभिक्रिया भी आप जरूर देखेंगे। इसके बाद चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता और इसके प्रभाव। इन कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें कौन सा अधिक अम्लीय है कौन सा कम अम्लीय है। तो आपको इनकी अम्लीयता का क्रम देख लेंगे, पी के ए की वैल्यू और के ए की वैल्यू से किस प्रकार से अम्लीयता को देखा जाना है, ये भी आप जरूर देखेंगे कि अम्लीयता कब घटेगी और कब बढ़ेगी, इसका क्रम आप जरूर पढ़ेंगे।
उसके बाद अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है टोलन परीक्षण, फेलिंग परीक्षण और हेलोफॉर्म परीक्षण। ये भी इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोलन, फेलिंग परीक्षण और हेलोफॉर्म परीक्षण। टोलन और फेलिंग की अगर हम बात करें तो टोलन और फेलिंग परीक्षण जो होते हैं ये एल्डिहाइड द्वारा दिए जाते हैं, कीटोन द्वारा नहीं दिए जाते हैं। तो जब भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करना हो तो आप इन परीक्षण को लिख सकते हैं। जबकि हेलोफॉर्म परीक्षण का उपयोग तब किया जाता है ऐसे कीटोन में जहां पर CH3CO प्रेजेंट होता है। मीन मिथिल कीटोन अगर कहीं पर है तो मैथिल कीटोन हेलोफॉर्म परीक्षण देगा। या फिर ये परीक्षण अल्कोहल भी दे सकते हैं, ऐसे अल्कोहल जहां पर CH3CHOH समूह हों, जैसे कि एथेनॉल है, वो हेलोफॉर्म परीक्षण दे सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले यूनिट की ओर। अगला यूनिट हमारे पास आ जाता है एमाइन। एमाइन में सबसे पहले हम देखते हैं बनाने की विधि, और बनाने की विधि में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आ जाती है वो होती है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से कैसे बनाते हैं, इसके अलावा आप एमाइड से कैसे बनेंगे, हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया भी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इसमें। इसके अलावा रासायनिक गुणधर्म में हम चालकता की तुलना देखेंगे, डायजोनियम लवण कैसे बनाते हैं उसकी अभिक्रियाएं देखेंगे, और यहाँ पर एक परीक्षण और आता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो आप आइसोसाइनाइड परीक्षण को भी जरूर देखेंगे। आइसोसाइनाइड परीक्षण ये भी आपको देखने को मिल सकता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण आप जरूर देख लेंगे। उससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में किस प्रकार से विभेद करेंगे, तो उसके लिए भी एक अभिक्रिया आती है इस चैप्टर में। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को किस प्रकार से विभेद करेंगे, उसके लिए हमें पढ़ना होता है हिंसबर्ग। तो हिंसबर्ग अभिक्रिया भी आप देखिए, हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया आप जरूर पढ़ लेंगे। हिंसबर्ग से प्राथमिक एमीन जो होते हैं वो आसानी से अभिक्रिया करते हैं, लवण बना लेते हैं जो कि क्षार में एविले होते हैं, जबकि द्वितीयक वाले क्या होते हैं, लवण बनाते हैं लेकिन क्षार में वो एविले नहीं होता। इसका कारण भी आप जरूर पढ़ेंगे क्यों विलय नहीं होता, क्योंकि उसमें अम्लीय हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। इसके अलावा यहाँ पर एसिडीकरण आप जरूर देख लेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड हमने अभी बता ही दिया था। तो आप इन महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले यूनिट की ओर। अगला यूनिट हमारे पास हो जाता है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। ये लास्ट यूनिट है केमिस्ट्री का। इसमें आपको बेसिक डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड आपको पता होने चाहिए। डाइसेकेराइड के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, मोनोसेकेराइड कौन कौन से एग्जांपल पता होने चाहिए। इसके अलावा ग्लूकोज की संरचना आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ग्लूकोज की संरचना से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपको समझ लीजिए कि 100% जरूर आएगा। ग्लूकोज के संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा। कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है कि इसकी सीधी संरचना श्रृंखला की पुष्टि किस प्रकार से की जाती है, इसमें OH समूह की पुष्टि कैसे करेंगे, इसमें CHO समूह की पुष्टि कैसे करेंगे, एल्डिहाइड और एल्कोहल समूह की पुष्टि कैसे करेंगे, कार्बोनिल समूह की पुष्टि कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चक्रीय संरचना भी आप पढ़ लेंगे, चक्रीय संरचना भी एग्जाम में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है, पेप्टाइड बंध कैसे बनता है, डाई पेप्टाइड क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको। जिविटर आयन क्या है, प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण में आप पढ़ लेंगे किस प्रकार से प्रोटीन को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि गोलाकार प्रोटीन है या फिर रेशेदार प्रोटीन है, आप इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोटीन का विकृतीकरण और एक टॉपिक आता है, तो प्रोटीन का विकृतीकरण हम यहाँ पे भूल गए हैं लिखना। प्रोटीन के विकृतीकरण को आप जरूर पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, तो विकृतीकरण आप जो है वो जरूर पढ़ेंगे। तो विकृतीकरण प्रोटीन का ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोटीन को रखते हैं, किसी जगह गर्म करते हैं, उसका पीएच परिवर्तित करते हैं या उसको किसी विकिरण के प्रभाव में रखते हैं, तो उसका क्या होता है, उसके जो प्राथमिक संरचना है वो परिवर्तित नहीं होती, द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं बदल जाती है। इसको ही आप प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। कह सकते हैं कि रासायनिक गुण नहीं बदलता है, जबकि भौतिक गुण और जैविक गुण यहाँ पर बदल जाते हैं। एंजाइम के महत्व को आप पढ़ देंगे। इसके अलावा विटामिन क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, मेनली जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, आप इनके बारे में पढ़ेंगे। इनसे होने वाली बीमारियों के नाम पढ़ेंगे, और इनके रासायनिक नाम क्या है उनको भी आप जरूर देख लेंगे। और लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखें तो लास्ट टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, और डीएनए आरएनए की संरचना, डीएनए आरएनए में अंतर, कौन कौन से क्षारक इसमें होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, इनकी परिभाषाएं आप यहाँ पर जरूर देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके केमिस्ट्री में आ सकते हैं। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें। जो जो हमने यहाँ पर टॉपिक लिए हैं इनमें से आपको जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इनके जो कारण वाले जो क्वेश्चन है आप उनको जरूर ध्यान में रखेंगे। कारण वाले जो हमने क्वेश्चन बताए हैं इनको आप अच्छे से तैयार करें। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में विभेद, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।